क्षेत्र है सुप्रीम कोर्ट का जो न्याय क्षेत्र है, यानी कि न्याय क्षेत्र का मतलब कहां तक किस किस मैटर के लिए कैसे कैसे न्याय प्रदान कर सकता है, वो पूरी उसकी सीमा बतानी, यानी कि उसकी अधिकारिता कहां तक है। जैसे आप लोग पैर फैलाते हो ना, तो कंबल के बाहर पैर यदि रजाई के बाहर गर्मी ठंडी में निकल जाता है जनवरी के महीने में, तो फिर तो वैसा ही कि भैया जल्दी से अंदर कर लो, नहीं तो पैर तो ऐसे बिहेव करेगा जैसे पैर कट गया हो शरीर से, तो इसलिए जो है उसको तुरंत अंदर कर लो। ऐसा ही होता है ना। तो ऐसे ही है कि सुप्रीम कोर्ट की एक सीमा है अधिकार क्षेत्र की, उस अधिकार क्षेत्र की सीमा कहां तक है, कहां तक फैलाव है, हालांकि असीमित है, बट फैलाव तब भी एक संविधान में निर्धारित किया गया है, और साथ ही साथ उसकी शक्तियों का प्रयोग वो कैसे कैसे कहां कहां पर कर सकता है। तो इसमें हमने उसका एक फ्रेमवर्क पूरा डिटरमाइन कर लिया है। यदि आपके दिमाग में बैठ गया तो आधा काम आपका हो जाएगा, पूरा तो नहीं होगा पर आधा काम हो जाएगा। इसमें यहाँ पर यदि हम विशेष रूप से बात करें, सबसे पहले प्रारंभिक न्याय क्षेत्राधिकार की बात करते हैं। प्रारंभिक न्याय क्षेत्राधिकार, प्राइमरी ज्यूरिसडिक्शन। प्राइमरी ज्यूरिसडिक्शन का मतलब ये है कि ऐसा क्षेत्राधिकार जहां पर कुछ ऐसे मामले हों जिनकी शुरुआत ही सुप्रीम कोर्ट से होगी, जिनकी शुरुआत ही सुप्रीम कोर्ट से होगी। इसका मतलब यह है कि अनन्य रूप से उस केस की सुनवाई करने की, या अनन्य रूप से, या कह सकते हैं अनन्य रूप से उस केस की शुरू होने की शक्ति कहां पर है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। इसका मतलब यह है कि केस, मामला यहीं से शुरू होगा, मामले की शुरुआत कहां से होगी, सुप्रीम कोर्ट से। इसके अलावा भारत के किसी अन्य न्यायालय से मामले की शुरुआत नहीं हो सकती। वो प्रारंभिक न्याय क्षेत्राधिकार कहलाता है, वो प्रारंभिक न्याय क्षेत्राधिकार। लेकिन मैंने क्या कहा कि कहीं से और शुरू नहीं हो सकती। इसमें थोड़ा सा क्लिष्ट है। क्लिष्ट ये है कि देखिए यहां पर आप दो रूपों में समझिए, दो रूपों में, इस रूप में समझिए कि एक मैंने ये कहा कि भैया आप एक मामला है, इसकी शुरुआत यहीं से होगी। दूसरे के लिए मैंने कहा कि आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, लेकिन यहां से भी शुरू कर सकते हो। तो मींस सिंपल सा ये है कि ऐसे मामले जिसकी शुरुआत कहां से हो रही है, सुप्रीम कोर्ट से हो रही है, वो सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। उसमें दो प्रकार के, मैंने दो बातें उसमें कही, उसमें दो प्रकार के मामले हो सकते हैं। एक तो ऐसे मामले जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से ही शुरू हो सकते हैं, इसके अलावा भारत के किसी कोर्ट से शुरू नहीं हो सकते। दूसरे ऐसे केस हो सकते हैं जिनकी शुरुआत सुप्रीम कोर्ट से भी हो सकती है, लेकिन अन्य कोर्ट से भी हो सकती है। दो प्रकार के, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से भी शुरू हो सकता है, प्रारंभ हो सकता है, लेकिन अन्य कोर्ट के पास भी हो सकती है। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में वो दोनों प्रकार के मामले आते हैं। इसी मैंने यहां पर लिख दिया प्राइमरी ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि शुरुआत ही यहां से हो रही है। अब शुरुआत इसके दो प्रकार के मामले, एक मूल न्याय क्षेत्राधिकार। मूल न्याय क्षेत्राधिकार का मतलब एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन। एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करने का अधिकार है, इसके अलावा भारत के किसी भी कोर्ट को सुनवाई करने का अधिकार नहीं। अनन्य रूप से, एक्सक्लूसिवली द सुप्रीम कोर्ट हैज द एक्सक्लूसिव पावर और द ज्यूरिसडिक्शन टू हियर द मैटर्स। सिर्फ और सिर्फ जो है इनको, सुप्रीम कोर्ट को ही अधिकार है। ऐसे मामलों को क्या कहा जाता है, मूल न्याय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, यानी कि वो सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार है, ओरिजिनल। इसके अलावा दूसरा न्यायादेश क्षेत्राधिकार है, तो प्रारंभिक, लेकिन या तो सुप्रीम कोर्ट से शुरू हो सकता है, यानी कि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट से भी शुरू किया जा सकता है, इसके अलावा अन्य कोर्ट में भी शुरू हो सकता है। लेकिन चाहे तो अन्य कोर्ट न जाकर के सीधे व्यक्ति कहां जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट से शुरू कर सकता है। तो यहां पर उसके लिए एग्जांपल क्या है, अनुच्छेद 32। एग्जांपल क्या, वही एक मैटर है जिसको हम कहते हैं न्यायादेश क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 32, 132 नहीं, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 पढ़ा है ना हमने। यदि किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। लेकिन चाहे तो अदर कोर्ट भी, यानी कि हाई कोर्ट भी अनुच्छेद 226 के तहत जा सकता है। लेकिन अधिकार है उसके पास, आइदर ही ऑप्ट फॉर 226
और आर्टिकल 32। यदि आर्टिकल 32 को ऑप्ट करता है, इसका मतलब यह है कि वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और जब सुप्रीम कोर्ट से मामला शुरू होगा तो वो क्या हो जाएगा, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। लेकिन वो ओरिजिनल नहीं होगा, मूल नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्या है, कॉन्करेंट पावर। द अदर कोर्ट शैल आल्सो हैव द कॉन्करेंट पावर, यानी कि अन्य न्यायालय के पास भी समवर्ती शक्ति। समवर्ती का मतलब क्या हो गया कि दोनों के पास। जैसे हम समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट हमने पढ़ा, तो उसमें हमने इसका मतलब क्या हो गया, केंद्र सरकार और भी राज्य सरकार भी। यानी इसका मतलब ये है, ये रिट ज्यूरिसडिक्शन ऐसा न्याय क्षेत्राधिकार है जो ये भी सुन सकता है, ये भी सुन सकता है, सुप्रीम कोर्ट से भी शुरू हो सकता है, अन्य कोर्ट से भी शुरू हो सकता है। तो हमने क्या कहा, कॉन्करेंट पावर। ये सुप्रीम कोर्ट का एक्सक्लूसिव पावर नहीं है। सिर्फ एक्सक्लूसिव पावर वाले जो मैटर होंगे वो किसमें आएंगे, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में। लेकिन प्रारंभिक क्षेत्र में ये भी आ जाएंगे, प्रारंभिक क्षेत्र में ये दोनों आ जाएंगे। तो अब यहां पर आता है मूल न्याय क्षेत्राधिकार। ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। कौन से मैटर आते हैं, कौन से मैटर, फंडामेंटल राइट्स वाले, फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के मामले। लेकिन ये जो मैटर है यहां पर, ऐसे कौन से मैटर हैं जो सुप्रीम कोर्ट के इसमें मूल न्याय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के मूल न्याय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वो मामले आते हैं, विशेष रूप से 3 प्रकार के मामले जो हमारे आर्टिकल 131 में दिए गए हैं, आर्टिकल 131 में दिए गए हैं। और वो कौन से मैटर हैं, वो मैटर है आपका, एक तरफ यूनियन गवर्नमेंट और दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट प्लस इवन आप चाहो तो वन और मोर स्टेट्स एंड इधर वन और मोर स्टेट्स, यानी कि इधर संघ सरकार और एक या एक से अधिक राज्य सरकार, और इधर दूसरे साइड ये क्या है, बनाम वर्सेज। हो सकता है कि संघ सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार एक साइड हो और बाकी 2 अन्य राज्यों की सरकार एक साइड हो, आपस में लड़ रहे हैं, तो ऐसे मैटर हो सकते हैं। दूसरा ये भी हो सकता है कि यहां पर यूनियन गवर्नमेंट हो और यहां पर वन और मोर स्टेट्स, यानी कि एक तरफ संघ सरकार हो और एक तरफ कई राज्य सरकारें हो। और तीसरा ये हो सकता है कि 2 और मोर स्टेट्स, जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार की किसी मैटर पर क्या मतलब, जैसे संविधान को लेकर के व्याख्या से संबंधित कोई मैटर हो। अब उत्तर प्रदेश की सरकार कुछ और कह रही है, बिहार की सरकार कुछ और कह रही है, तो फिर ये मामला कहां जाएगा, किसी हाई कोर्ट में नहीं जा सकता। क्यों, कौन से हाई कोर्ट में जाएगा, भाई उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट में जाएगा तो बिहार वाला कहेगा नहीं ये तो तुम्हारा वाला हाई कोर्ट है। पटना हाई कोर्ट जाएगा तो उत्तर प्रदेश सरकार कहेगी ये तो तुम्हारा वाला है, तो भैया इस दोनों में नहीं जाएगा, कहां पर, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। ये मैटर, और वो उसमें भी ये आवश्यक है, ये मैटर लॉ और फैक्ट के बेसिस पर, यानी कि जहां पर कोई विधिक प्रश्न हो, इसका मतलब ये है कि पॉलिटिकल नेचर के मैटर नहीं जाएंगे, पॉलिटिकल नेचर के यानी कि राजनीतिक प्रकृति के मैटर नहीं जाएंगे। राजनीतिक प्रकृति के का मतलब ये है कि जैसे अब एक कोई नेता दूसरे नेता को कुछ और कह रहा हो, यानी कि केंद्र सरकार का मंत्री राज्य सरकार के मंत्री को कुछ बात कह रहा हो, तो ये पॉलिटिकल है कि भाई एक चूंकि वहां पर दूसरी राजनीतिक दल की सरकार है, वहां पर दूसरे राजनीतिक दल की है, तो कहने और करने से कुछ नहीं होगा। यदि कहीं पर ऐसा है कि संविधान के विपरीत कोई कार्य हो रहा है, किसी को लगता है कि संविधान की व्याख्या यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा गलत की जा रही है या राज्य सरकार के द्वारा संविधान की व्याख्या गलत की जा रही है, तो फिर वो मैटर जा सकता है कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। राजनीतिक प्रकृति के मामले नहीं जा सकते। इसी प्रकार यदि देखा जाए तो हमारे एक और मैं यहां पर लेता हूं जो संविधान के अनुच्छेद 131 के मूल न्याय क्षेत्राधिकार में नहीं दिए गए, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट का अनन्य न्याय क्षेत्राधिकार है, और वो है आर्टिकल नंबर 71, आर्टिकल नंबर 71। अब बताइए क्या है, ये पढ़ चुके हैं।
बताओ, नहीं मैं इसको सर पे मार दूंगा अपने और कह दूंगा, सबके ऊपर नाम लगा दूंगा, इन लोगों ने पढ़ाई नहीं की इस वजह से। बताइए जल्दी। अरे एक काम का बताइए जो यहाँ पे काम प्रयोग कर सके। हाँ बोलो बोलो। तो क्या है? तो अब संविधान की भाषा बोलो ना। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई डिस्प्यूट, विवाद उत्पन्न होता है, तो उन विवादों का समाधान अनन्य रूप से सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। अनन्य का मतलब नो अदर कोर्ट शैल हैव द पावर टू एडजुडिकेट इन दैट मैटर, यानी कि उस मामले में किसी अन्य न्यायालय के पास निर्णय देने की क्षमता नहीं होगी, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास होगी। तो आर्टिकल 71 भी एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन का पार्ट है। आर्टिकल 31 के अनुसार 131 के अनुसार ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का पार्ट नहीं है, बट आर्टिकल 71 के अनुसार ये सुप्रीम कोर्ट के एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन का अनन्य न्याय क्षेत्राधिकार का हिस्सा है, क्योंकि सुप्रीम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद किसी अन्य न्यायालय में नहीं जा सकते। ठीक है, इसके अलावा इधर गया। अब यहां पर प्रारंभिक न्याय क्षेत्राधिकार में तो हमने ये बात की कि जो मामला शुरू ही कहां से हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट से। जो मामला सुप्रीम कोर्ट से ही शुरू हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट से ना शुरू हो। कहां से शुरू हो? आजमगढ़ राज्य के सबऑर्डिनेट कोर्ट से हो। आजमगढ़ राज्य के सबऑर्डिनेट कोर्ट से हो, यानी कि यहाँ पे जो बगल में न्यायालय है यहाँ पे ना, थोड़ा सा मुश्किल से 3 किलोमीटर होगा, 3 किलोमीटर भी नहीं होगा शायद, होगा 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। अरे मैं एक दिन गया था, पैदल पैदल गया था, तो वो मिल गया था मुझे वहीं पे। हालांकि मैं गया था उधर से, मेन रोड साइड से, आया इधर से, मुझे नहीं क्या मालूम कहाँ जा रहा हूँ मैं तो चलता जा रहा था, मुझे क्या पता मैं कहाँ जा रहा हूँ। बस ये था कि भाई कहीं से घूम के पे पहुंच जाऊं अपने रास्ते पे। एनीवे, तो मीन्स जैसे अब यहाँ पर कोई मैटर हो, मान लो कि अमन ने किसी को मार दिया थप्पड़, और थप्पड़ मार दिया तो उसने अमन के खिलाफ केस कर दिया आपराधिक दंड प्रक्रिया के तहत। तो कहां पर जाएगा मैटर? कौन से अधीनस्थ न्यायालय? हाँ, बताइए कहां पर जाएगा? सिविल कोर्ट में जाएगा। उसने मारा जो जिसको थप्पड़, उसके बेचारे के लाल पड़ गए और सिविल कोर्ट में जाएगा। हर जाना चाहिए है, उसका हो सकता है थोपड़ा उड़ जाता है, तो ये तो अपराध है, सरासर अपराध है। तो ये कहां जाएगा? सेशन कोर्ट में, सत्र न्यायालय में। अब सत्र न्यायालय ने फैसला दिया कि अमन की शिकायत झूठी पाई जाती है, और उसको सामने वाले को क्या कर दिया जाता है? बरी कर दिया जाता है। तो अमन कहेगा भैया मैं इस फैसले से सहमत नहीं हूं, आई विल अप्रोच टू द हाई कोर्ट। और अमन हाई कोर्ट पहुंच गए। हाई कोर्ट में जब ये गए तो हाई कोर्ट ने भी कहा कि अमन गलत हैं और जिसको बरी किया गया है वो सही है। स्टिल अमन इज सेइंग दैट आई एम राइट, आई विल अप्रोच अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट। मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, मतलब कुछ सीढ़ी पार करके गए। एक तो ये कि सीधे छलांग लगा लो, वो बंदर ही कर सकता है, हम तो नहीं कर पाएंगे सीधे छत में। आप लोग सीधे आते हो क्या यहाँ पे? इधर से कूद जाओ, बस यहीं से आ जाओ, ऐसा तो नहीं होता, सीढ़ी चढ़ के आते हो। तो जब सीढ़ी चढ़ करके जाओ, यानी कि मतलब कि कहीं से कहीं पहले जजमेंट हो चुका है, उस जजमेंट के से आप सहमत नहीं हैं, और सहमत न होने के कारण जब आप कहां पर उस जजमेंट के अगेंस्ट अपील करते हैं, कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में, तो ऐसे मैटर सुप्रीम कोर्ट के अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन के तहत आते हैं।
लेकिन ये अपील तीन प्रकार की हो सकती है। मैटर मामला आपका तीन प्रकार का हो सकता है। कोई ऐसा मामला हो जो संविधान, जहां पर संविधान की व्याख्या का प्रश्न निहित हो, संविधान की व्याख्या का प्रश्न निहित हो, इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ऐसे मैटर के लिए क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि संवैधानिक अपीलीय न्याय क्षेत्र। ऐसा मैटर हो सकता है जो सिविल नेचर का हो, यानी कि दीवानी मामला हो, तो दीवानी मामले में, लेकिन अच्छा यहां पर यह भी ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट में सीधे सबऑर्डिनेट कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट नहीं पहुंच जाओगे। कहां पर, कोई मैटर हाई कोर्ट का है, हाई कोर्ट के जजमेंट के विरुद्ध आप कहां पहुंच जाओगे, सुप्रीम कोर्ट। और वो मैटर कौन सा है, सिविल मामला है। तो जब सिविल मामले में अपील की जाती है हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध, तो वो सिविल अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन आएगा। और जब आपराधिक मामले में जो पर अमन का केस था, वो आर्टिकल 134 में जाएगा, 134 में जाएगा वो। ठीक है, तो ये आपका तीन प्रकार के मामले हो गए। अब इसमें मैं समझा रहा हूं आपको। इसके अलावा अब यहां पर एक हमारा प्रोविजन है, एक प्रोविजन ये है, वन नोट में लिख रहा हूं, वो एक्चुअली पावर नहीं है, नोट में लिख रहा हूं, 1348। उसमें प्रोविजन ये है कि भाई आप अपील हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध तभी कर सकते हैं यदि हाई कोर्ट इस बात को प्रमाणित कर देता है कि आप सुप्रीम कोर्ट, ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सुनने लायक है, यदि सर्टिफाई कर देता है हाई कोर्ट का प्रमाणीकरण। अभी मैं बताऊंगा, थोड़ा सा शर्तें भी है इसमें प्रमाणीकरण। मीन्स अमन ने हाई कोर्ट से फैसला आया और अमन के विरुद्ध आया, अमन खुश नहीं है, हाई कोर्ट कह रहा भैया ये बेमतलब का मामला है, एक थप्पड़ का मामला है, इसमें कुछ नहीं बनता, सुप्रीम कोर्ट का जबरदस्ती का टाइम वेस्ट होगा, मैं प्रमाणित नहीं करूंगा कि तुम जाओ। मीन्स ये मामला सुप्रीम कोर्ट के लायक नहीं, उसने प्रमाणित नहीं किया। अब अमन कहेगा यार ये तो अन्याय मेरे साथ, मतलब अब मैं आगे जा ही नहीं सकता। सबऑर्डिनेट कोर्ट ने भी कह दिया कि नहीं अमन गलत है, हाई कोर्ट ने भी कहा, लेकिन मेरी अंतरात्मा कह रही है कि मैं सही हूं। और अंतरात्मा के खिलाफ इसका मतलब देश में अन्याय संभव हो सकता है, संविधान होने के बावजूद भी संभव हो सकता है। तो संविधान ने उसके लिए भी एक विकल्प दिया कि मैं हूं, हाई कोर्ट भले सर्टिफाई करे या ना करे, मैं हूं, और वो है आर्टिकल 136, स्पेशल लीव पिटीशन, विशेष अनुमति न्याय क्षेत्र। ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है, विशेष अनुमति, यानी कि हाई कोर्ट यदि प्रमाणित नहीं भी करता है, सर्टिफाई नहीं भी करता है कि मामला सुप्रीम कोर्ट के लिए बनता है, तो भी सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए उस मामले को स्वीकार कर सकता है। मीन्स जब न्याय के, इसका मतलब ये होता है सिंपल सी भाषा में, जब न्याय के सभी दरवाजे बंद हो जाएं, तो अनुच्छेद 136 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले को स्वीकार कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा ये तो मैं अभी सामान्य रूप से अभी बता रहा हूं, मैं लौटूंगा इन पर फिर से। हाँ मर्जी हो तो आप लिख लेना। ठीक है, इसके अलावा ये क्या हो गया, अपीली, मैंने चार समझा दिए ना, चारों को। अब संवैधानिक मामलों में यार इसमें तो जगह ही नहीं, किधर गया, ये रहा। संवैधानिक मामलों में यानी कि 132 के अनुसार, 132 के अनुसार यदि, लिख लीजिए एक लाइन, यदि हाई कोर्ट यह प्रमाणित कर देता है, इफ द हाई कोर्ट certifies that, if the high court certifies that, यदि हाई कोर्ट यह प्रमाणित कर देता है कि if the high court certifies that
the case involves substantial question of law. The case involves substantial question of law as to the interpretation of the constitution. As to the interpretation of the constitution. यदि हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर देता है कि यह मामला विधि के पर्याप्त रूप से संविधान की व्याख्या का प्रश्न निहित करता है। पर्याप्त रूप से संविधान की व्याख्या का प्रश्न निहित करता है तो संवैधानिक मामले में हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। If the High Court certifies that the case involves substantial question of law as to the interpretation of the Constitution, the appeal can be made to the Supreme Court against the judgment of High Court. ठीक है, मीन्स ये जरूरी हो कि भाई हाई कोर्ट को लगे कि भैया ये किसकी मैंने तो अपनी तरफ से व्याख्या कर दी, यानी हाई कोर्ट ये कहेगा कि मैंने तो अपनी तरफ से व्याख्या कर दी, पर मुझे लगता है कि अभी देश का सर्वोच्च न्यायालय है, यदि उसको वो सब अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसको है? सुप्रीम कोर्ट को। तो यदि लगता है कि हाँ इसमें कुछ ऐसा मामला है जहां पर व्याख्या की जा सकती है तो वो सर्टिफाई कर देता है कि आप कहां पर चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अदरवाइज मेरी तरफ से मेरी व्याख्या को स्वीकार करना है तो आप स्वीकार कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर कहां पर है? सिविल मामले में, इसमें भी लिख लीजिए। किसी दीवानी मामले में कोई भी व्यक्ति हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध किसी दीवानी मामले में हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध हाई कोर्ट के यानी कि उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है यदि अनुच्छेद 134 ए के अनुसार हाई कोर्ट यह प्रमाणित कर देता है कि आम जनता के हित में विधि का प्रश्न निहित है या इस मामले का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाना चाहिए। इस मामले का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाना चाहिए। Any person can appeal to the Supreme Court. Any person can appeal to the Supreme Court against the decision or the judgment against the decision of the High Court in civil cases
if in civil cases if high court certifies if high court satisfied high court certifies that the case involves substantial question of law as to the interest of general public or the case should be decided by the Supreme Court. The case should be decided by the Supreme Court. Again यहाँ पर अंडर आर्टिकल एज पर आर्टिकल 134A मीन्स यहाँ पर भी ये कहा गया है कि देखिए अपीली यहाँ पर ये जो कहा गया है कि भाई सर्टिफिकेशन किसकी जरूरत है, हाई कोर्ट की। सिविल मामले में यदि कोई हाई कोर्ट जजमेंट देता है तो हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हाई कोर्ट सर्टिफाई करे। तो सर्टिफाई किस आधार पर, किस वे में सर्टिफाई करे कि भाई यहाँ पर विधि का प्रश्न नहीं है। विधि का मतलब कोई लॉ का है, राजनीतिक मामला नहीं है, विधि का प्रश्न नहीं है और ये आम जनता के हित में है, आम जनता के हित में। भले ही संविधान की व्याख्या का प्रश्न नहीं है लेकिन आम जनता के हित में है, या ये ऐसा मामला है जिसमें हाई कोर्ट को लगता है कि इसका जजमेंट या इसका अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाना चाहिए। कुछ ऐसा केस है यदि हाई कोर्ट को लगता है तो हाई कोर्ट सर्टिफाई कर देगा और सर्टिफाई कर देता गया तो हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा अच्छा ये सर्टिफाई कैसे करेगा, तो इसमें दोनों चीजें हो सकती हैं, शो मोटो कॉग्निजेंस यानी कि खुद से, या किसी मींस पार्टी पक्ष द्वारा ओरली मांग किए जाने पर, ओरली मांग करने पर भी हाई कोर्ट सर्टिफाई कर सकता है, या खुद से। नॉर्मली सभी केसेस में हाई कोर्ट अपने आप ही सर्टिफाई कर देता है। इसके अलावा अब क्रिमिनल मैटर पे आते हैं, क्रिमिनल मैटर पर आते हैं। क्रिमिनल मैटर में दो चीजों की आवश्यकता होती है, दो तरह से केस की सुनवाई अपील की जा सकती है। पहला, जहां पर सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, यानी कि सर्टिफिकेट इस अनुच्छेद 134A के अकॉर्डिंग, और जहां पर नो नीड ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ हाई कोर्ट, नो नीड ऑफ सर्टिफिकेशन, यानी कि पहला मामला ये बनता है कि हाई कोर्ट प्रमाणित कर दे तो, कौन, हाई कोर्ट, और दूसरा मामला ये बनता है कि भैया प्रमाणित ना भी करे तो, यानी कि यहां पर प्रमाणीकरण की आवश्यकता है 134 के अकॉर्डिंग। ये मामला किसके लिए बनता है, ये निर्णय किसके द्वारा दिया जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाना चाहिए, प्रमाणित कर देगा। तो किसी आपराधिक मामले में यदि प्रमाणित कर देता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, लेकिन यदि हाई कोर्ट प्रमाणित ना करे तो उसके लिए भी आपराधिक मैटर है। इसमें सुप्रीम कोर्ट संविधान कहता है कि भैया आपराधिक मैटर है, किसी को न्याय प्राप्त ना हो, ऐसा संभव नहीं है हाई कोर्ट की सर्टिफिकेशन के बिना रह जाए। तो कहता है हमारा ये संविधान कहता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को, ध्यान से समझिएगा, जिसको सबऑर्डिनेट कोर्ट से, मान लीजिए अधीनस्थ न्यायालय से क्या कर दिया गया है, एक्विटल, यानी कि बरी कर दिया गया है। जैसे अमन का केस यही बरी किया गया था ना, उस सामने मारा इसको थप्पड़, लेकिन उसको सामने वाले को कोर्ट ने बरी कर दिया, और बरी करने के बाद, ध्यान से समझिएगा, बरी करने के बाद इसने अमन गया कहां पर, हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने, जिसको सबऑर्डिनेट कोर्ट ने बरी किया है, हाई कोर्ट ने उसको कैपिटल पनिशमेंट, मृत्युदंड सुनाई। मतलब 180 डिग्री का परिवर्तन, 180 डिग्री हुआ ना, एक तरफ छोटा मोटा दंड भी नहीं, एक तरफ बिल्कुल बरी और एक तरफ जीवन का अंत। तो इसमें ऐसे मामले में हाई कोर्ट सर्टिफाई करे या ना करे, वो अपील कर सकता है कहां पर, मींस यहां पर अपने अधिकार नहीं है, यहां पर अधिकार नहीं है, क्योंकि ये किस पर डिपेंडेंट है,
हाई कोर्ट के सर्टिफिकेशन पर, लेकिन यहां पर अधिकार है क्योंकि भैया किसी को बरी किया गया और सीधे मृत्युदंड। और दूसरा ये केस बनता है कि मान लीजिए सबऑर्डिनेट के कोर्ट में केस चल रहा है और अभी फैसला नहीं आया। सबऑर्डिनेट कोर्ट में केस चल रहा है और फैसला नहीं आया। ऐसे अभी हाई कोर्ट जब पढ़ेंगे तो उसमें हाई कोर्ट को यह पावर है कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट में केस चलते हैं उनको अपने पास वो ट्रांसफर कर सकता है। अब ये केस चल रहा है, इसका फैसला नहीं आया और उस केस को हाई कोर्ट ने अपने पास ले लिया। उस केस को हाई कोर्ट ने अपने पास ले लिया और लेकर के उसको क्या दे दी? मृत्युदंड दे दिया, कैपिटल पनिशमेंट। तो ऐसे इन दो मामलों में कोई भी व्यक्ति हाई कोर्ट की सर्टिफिकेशन के बिना हाई कोर्ट प्रमाणित करे या न करे, कहां पर सीधे कहां पर अपील कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकती है। आपराधिक मामले की बात हम कर रहे हैं, आपराधिक मामले में ही ये दंड का प्रावधान होता है। ठीक है। इसके अलावा इसमें यह कहा गया है कि इसके अलावा आपराधिक मामले में अपील करने की शक्ति में इजाफा भी किया जा सकता है। और कौन कर सकता है? संसद विधि बनाकर। संसद विधि बनाकर इस न्याय क्षेत्र को बढ़ा सकती है। तो जो संसद ने विधि बनाई है उस विधि के अनुसार इसमें यह कहा गया है कि यदि किसी भी व्यक्ति को, ध्यान समझिएगा, किसी भी व्यक्ति को अधीनस्थ न्यायालय के माध्यम से बरी कर दिया जाता है और वो हाई कोर्ट में अपील करता है और हाई कोर्ट उसको 10 वर्ष से ऊपर की सजा सुनाता है, 10 वर्ष से ऊपर की सजा सुनाता है, तो हाई कोर्ट के सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होगी, सीधे कहां पर चला जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। संविधान में तो इतना ही लिखा गया था कि मृत्युदंड के केस में, लेकिन यह भी लिखा गया था कि संसद विधि बना करके इसको परिवर्तित यानी कि इजाफा कर सकती है इस न्याय क्षेत्र में। तो संसद ने जो विधि बना करके इजाफा किया है कि भैया मृत्युदंड नहीं बल्कि 10 वर्ष से ऊपर की सजा भी यदि किसी को दी जाती है तो वो अपील कर सके, ये उसके लिए प्रावधान किया। और सेम यहां पर भी ये किया है, यदि किसी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केस की सुनवाई चल रही है और फैसला आने के पहले हाई कोर्ट यदि उस केस को अपने पास ले लेता है और किसी व्यक्ति को मृत्युदंड देता है तो मृत्युदंड की जगह पर बल्कि क्या यहाँ क्या कर दिया गया? 10 वर्ष, यानी कि 10 वर्ष की सजा दी जाती, 10 वर्ष से यदि ऊपर की सजा दी जाती है आपराधिक मामले में, तो कोई भी व्यक्ति हाई कोर्ट के प्रमाणीकरण के बिना वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। ये अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन। पार्लियामेंट में बाय लॉ enlarge the jurisdiction in criminal matters. Parliament may by law enlarge the jurisdiction in criminal matters. संसद विधि बनाकर मृत्युदंड को 10 वर्ष नहीं कर रही भाई। ये हमारे इसमें ये कहा गया कि भैया मान लीजिए तुम्हारे केस में तो उसको बरी कर दिया गया था, उसको होना चाहिए क्या? दंड दिया जाना चाहिए। तो सुप्रीम हाई कोर्ट ने मान लीजिए तुम यहां से बरी कर दिया गया सबऑर्डिनेट कोर्ट से, अधीनस्थ न्यायालय से, तुम कहे कि हाँ उस फैसले के विरुद्ध हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने जिसके खिलाफ तुमने केस किया है उसको मृत्युदंड दे दिया, तो वो व्यक्ति उस फैसले के विरुद्ध हाई कोर्ट प्रमाणित करे या ना करे, कहां जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो संसद ने काम किया, कहा कि भैया मान लीजिए दूसरा केस ये हो सकता है कि भाई जैसे तुम्हारे मामले में कि वो उसको कितने वर्ष यहां से बरी कर दिया गया, हाई कोर्ट तुम गए, हाई कोर्ट ने उसको 10 वर्ष की सजा सुना दी, हाई कोर्ट की 10 वर्ष की सजा सुना दी, तो भी संसद ने ये कहा कि भैया तो भी वो कहां जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, तो भी वो जा सकता है। मींस इसका मतलब है कि सिर्फ मृत्युदंड के मामले में नहीं, उन सभी मामलों में जिसमें 10 वर्ष से ऊपर की सजा सुनाई जाती है। इसके बाद
अच्छा, ये तो 3 मामले हो गए। फिर इसके बाद क्या आया? कौन सा? स्पेशल लीव पिटीशन, यही है ना, विशेष अनुमति न्याय क्षेत्र। लिखेगा जब न्याय के सभी दरवाजे बंद हो जाएं, जब न्याय के सभी दरवाजे बंद हो जाएं, जब न्याय के सभी दरवाजे बंद हो जाएं और किसी व्यक्ति के किसी मामले की सुनवाई ना हो रही हो, किसी व्यक्ति की किसी मामले की सुनवाई ना हो रही हो, तो सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 136 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 136 के अनुसार किसी भी न्यायालय के फैसले निर्णय के विरुद्ध अपील को विशेष इजाजत या अनुमति प्रदान कर सकता है एवं मामले की सुनवाई कर सकता है, प्रदान कर सकता है एवं मामले की सुनवाई कर सकता है। एवं मामले की सुनवाई कर सकता है। ठीक है। इसके अलावा when the doors of the justice is closed, in that case, when all the doors लिखिएगा, when all the doors of the justice is closed, in that case the Supreme Court can provide special leave. The Supreme Court can provide special leave to admit the matter against the judgment decision order of any court, इसके बाद नेक्स्ट है पुनरीक्षण न्याय क्षेत्राधिकार। पुनरीक्षण न्याय क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 100 क्या है, कहां गया, ये रहा 137 पुनरीक्षण न्याय क्षेत्राधिकार। मैंने ये कहा कि भैया क्रिमिनल मामले में हाई कोर्ट से कोई फैसला आता है, तो हाई कोर्ट से फैसला 2 प्रकार का हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि भैया मान लीजिए किसी को 2 वर्ष की सजा हुई, तो 2 वर्ष की सजा हुई तो उस कंडीशन में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? हाई कोर्ट के सर्टिफिकेट की, कि द केस फिट फॉर द सुप्रीम कोर्ट वो सर्टिफाई कर देगा। तो वो व्यक्ति कहां जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। और यदि हाई कोर्ट ने सर्टिफिकेट ना दिया तो अपील नहीं कर पाएगा। फिर इसके पास कौन सा रास्ता है?
136 का, SLP का। उस कंडीशन में क्या रास्ता है? SLP का। लेकिन SLP उसका अधिकार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की शक्ति है। अगेन SLP के आधार पर वो नहीं कह सकता कि मेरा केस सुनने के लिए आप बात दो। सुप्रीम कोर्ट हैज द स्पेशल पावर टू आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट। वो उसके पास शक्ति है कि भैया मामला यदि उसको लगता है कि हाँ ये ठीक है तो मैं ले लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। यदि सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि भैया न्याय नहीं प्राप्त हुआ। और दूसरे में मैंने ये बताया कि दूसरे में यदि किसी व्यक्ति को 10 वर्ष से ऊपर की सजा होती है तो फिर इसके सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी। ये सिर्फ मैंने आपको बताया। संविधान में लिखा था कि 10 वर्ष नहीं बल्कि डेथ सेंटेंस यानी कि कैपिटल पनिशमेंट, लेकिन लॉ ने क्या कर दिया कि भैया 10 वर्ष से ऊपर की भी यदि किसी को सजा होती है तो हाई कोर्ट के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। फिर इसके बाद रिवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन यानी कि पुनरीक्षण न्याय क्षेत्राधिकार। इसका नाम है रिवाइज। आप लोग भी रिवाइज करते हो ना? क्यों करते हो? हाँ? नहीं, कुछ कमी रह गई थी, याद नहीं, यही ना, कमी रह गई थी और याद कुछ भूल रहा है, कुछ उसमें कमी रही, इसीलिए ना सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आते हैं उसमें भी एरर ऑफ जजमेंट हो सकता है, में भी पॉसिबिलिटी, वो भी इंसान ही है, ठीक है, वो काम न्याय वाला, न्याय के मंदिर वाला कर रहे हैं, वो भी इंसान है। देयर मे बी सम एरर ऑफ जजमेंट, कुछ कमी हो सकती है, कुछ गलतियां हो सकती हैं, और उस गलतियों की वजह से यदि किसी को न्याय प्राप्त ना हो तो ये तो ठीक नहीं है देश में। तो इसलिए हमारे संविधान का अनुच्छेद 137 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने ही फैसले को पुनरीक्षित करने का अधिकार होगा। पुनरीक्षित करने का मतलब अपने ही फैसले को पलटने का भी, अपने ही फैसले को रिवाइज करने का अधिकार होगा। तो सुप्रीम कोर्ट, ये अनुच्छेद 136 में सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को या अपने ही निर्णय को पुनरीक्षित कर सकता है, पुनरीक्षित कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट कैन रिवाइज इट्स ओन जजमेंट, इट्स ओन जजमेंट। ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को पुनरीक्षित नहीं करेगा, सुप्रीम हाई कोर्ट के फैसले का अपील होगा और खुद के फैसले का रिवाइज करेगा। ठीक है। एक और चीज, न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायिक पुनरीक्षण में अंतर है। रिवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन और जुडिशियल रिव्यू ज्यूरिसडिक्शन दोनों में अंतर है। रिवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन में क्या होता है, अपने ही फैसले को के विरुद्ध सुनता है, यानी कि अपने ही फैसले को पुनः रिवाइज करता है। और लेकिन जुडिशियल रिव्यू में कार्यपालिका या विधायिका के किए गए कार्यों को रिव्यू करता है। ये ध्यान रखिएगा। न्यायिक पुनरावलोकन जो अनुच्छेद 121 के समय पढ़ा था ना हमने, दो प्रकार का, विधि के समक्ष समता और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की विधिवत प्रक्रिया। तो वो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है, वो न्यायिक इसका रिवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन का नहीं है। ठीक है। इसके अलावा हाँ, दो सहारित न्याय क्षेत्राधिकार यानी कि क्यूरेटिव पिटीशन। इसमें थोड़ा सा एक दो पॉइंट लिख लीजिए, एक दो पॉइंट लिख लीजिए। इट इज नॉट मेंशन्ड, इट इज नॉट मेंशन्ड। कौन सा? क्यूरेटिव पिटीशन, यानी कि दोष हारित, दोष का हरण करने वाली पिटीशन। पिटीशन का मतलब जानते हैं ना, याचिका। याचिका का मतलब हम और आप क्या होते हैं? याचक। किसके सामने? प्रभु के सामने जब खड़े होते हैं मंदिर में तो किस भूमिका में होते हैं? याचक की भूमिका में। और कर क्या रहे होते हैं? प्रभु यदि मेरे मन पसंद ये कर दोगे तो इतने किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। तुमने से आप याचना कर रहे हो, तो फिर क्या हो गए? यानी कि आप पिटीशन फाइल कर रहे हो। किसके किसके समक्ष? प्रभु के समक्ष पिटीशन फाइल कर रहे हो। तो जब यही याचना आप कहां करते हो? कोर्ट में, तो आपको याचक बोला जाता है, और जो आप करते हो उसको याचिका या पिटीशन बोला जाता है। ठीक है। तो मींस ये क्या है? दोष हारित पिटीशन। क्यूरेटिव यानी कि क्योर करने वाली। क्योर का मतलब, क्योर का मतलब यदि कोई बीमारी है, मींस दोष है, तो उसको शुद्ध करने वाली, उसको शुद्ध, इसीलिए दोष हारित, दोष का हरण करने वाली याचिका। तो दोष का हरण, इसका मतलब किसमें, किसके, कौन से दोष का? जजमेंट के दोष का। जजमेंट में कहीं ना कहीं दोष
है। तो ये जो याचिका कहलाती है इसको क्या कहा जाता है? क्यूरेटिव पिटीशन। तो पहला पॉइंट लिखेगा, इट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यह संविधान में उल्लेखित नहीं है। यह संविधान में उल्लेखित नहीं। दूसरा, इट इज द जुडिशियल इनोवेशन of the Supreme Court. It is the judicial innovation of the Supreme Court pronounced in Rupa Ashok Hurra, pronounced in Rupa Ashok Hurra versus Ashok Hurra case 2002। यह एक न्यायिक नवाचार है। यह एक न्यायिक नवाचार है जिसका प्रतिपादन सुप्रीम कोर्ट ने रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रावाद 2002 में किया था। बनाम 2002 में किया था। नेक्स्ट, इसके अनुसार यदि किसी वादी मतलब जो वाद करता है, या किसी याचक भी लिख सकते हैं, किसी याचक की पुनरीक्षण याचिका अस्वीकृत कर दी गई है। पुनरीक्षण याचिका अस्वीकृत कर दी गई है, या उसकी सुनवाई पूरी हो चुकी है, या उसका निर्णय आ चुका, लिखिए, या उसका निर्णय आ चुका है, लेकिन उसे प्राकृतिक न्याय प्राप्त नहीं हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट निर्णय के दोष को हरित करने के लिए याचिका को स्वीकार कर सकता है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट तो इंग्लिश में लिख लिया ना। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, if any petition of a petitioner of revisory jurisdiction has been heard or rejected, has been decided or rejected, and he or she did not get the natural justice, in that case Supreme Court can admit the petition. Supreme Court can admit the petition to cure the judgment which is known as curative petition, जिसे क्या कहा जाता है?
दोषहारित याचिका कहा जाता है। दोषहारित याचिका कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसका उल्लेख संविधान में नहीं। तो ये हो गई आपकी दोषहारित याचिका। देखिए यहां पर ये ध्यान रखना है कि हमारी जो याचिकाएं होती हैं उस याचिका में 3 प्रकार की पिटीशन कई प्रकार की होती है, प्रमुख रूप से पिटीशन पहले रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन रिवाइजरी पिटीशन होगी। पहले रिवाइजरी पिटीशन होगी। रिवाइजरी पिटीशन का यदि निर्णय आ चुका है, ये क्यूरेटिव पिटीशन रिवाइजरी पिटीशन के पहले नहीं हो सकती है। तब की कंडीशन है जब रिवाइजरी पिटीशन आपका निर्णय हो चुका है। यानी कि जैसे ये कहा गया, पहले सबऑर्डिनेट कोर्ट गया था, इसके बाद हाई कोर्ट गया, और हाई कोर्ट ने भी इसके फैसले के विरुद्ध इसके इच्छा के अनुसार फैसला नहीं सुनाया, उसने भी बरी कर दिया। तो ये फाइल करेगा क्या? रिवाइजरी पिटीशन, यानी कि पुनरीक्षण याचिका आर्टिकल 137 के अकॉर्डिंग। उसमें नहीं, 136 नहीं, क्योंकि 136 तो स्पेशल लीव है जब सुनवाई ना हो रही हो। 137 के अकॉर्डिंग तो सुप्रीम कोर्ट रिवाइज करेगा, देखेगा कि भैया रिवाइज करने लायक है भी या नहीं है तो रिवाइज कर लेगा। और यदि किसका नहीं, अपना जजमेंट है। मैंने कह दिया ना कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बरी कर दिया, मैं सबऑर्डिनेट कोर्ट ने भी बरी कर दिया, हाई कोर्ट ने भी बरी कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी बरी कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी बरी कर दिया। अब इसको तब भी चैन नहीं है, ये बेचैन है कि मेरी अंतरात्मा, यार मेरे इतना सूझा हुआ था, बताओ ये लोग सब कह रहे हैं कि भाई थप्पड़ ही नहीं लगा, तो फिर ऐसे थोड़ी कि मैंने अपने से मान लिया होगा। तो ये करे क्या, फाइल करेगा रिवाइजरी पिटीशन। रिवाइजरी पिटीशन कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट उसको देखेगा कि रिवाइज करने लायक है भी या नहीं है। यदि उसे लगेगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो कह देगा तुम चुपचाप चले जाओ यहां से। इसके फिर भी अंतरात्मा नहीं मानी तो एक और पिटीशन फाइल कर सकता है, जिसे कहा जाता है क्या? क्यूरेटिव पिटीशन। यानी कि अब मान लीजिए एक उल्टा केस हो। उल्टा केस ये हो कि इसको थप्पड़ लगा ही नहीं, किसी ने इसको मारा पर इसके लगा नहीं, तो इसने अपनी से मार लिया और इसने क्या कर दिया? केस। इसने क्या कर दिया? केस कर दिया। और केस कर दिया तो ये जो यहां पर सबऑर्डिनेट कोर्ट था उसने 10 साल की सजा सुना दी। किसको? उस व्यक्ति को। झूठा फंस गया वो, ये बड़ा खुश हो जाएगा। लेकिन उसकी भी तो अंतरात्मा, सिर्फ इसके बस थोड़ी अंतरात्मा। वो पहुंच गया इसके विरुद्ध कहां पर? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने 10 की जगह 14 को सुना दी उसकी। वो पागल हो गया यार, ये हो क्या रहा है? वो जाएगा कहां पर? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने 14 की जगह लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दे दिया। ये तो बड़ा खुश हो जाएगा, इसकी तो अंतरात्मा संतुष्ट हो जाएगी, लेकिन उसकी अंतरात्मा तो भटकेगी। तो वो संतुष्ट नहीं हो गया, यार मैंने मारा ही नहीं, बताओ, और मारा भी तो लगा तो नहीं था। तो वो कहेगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट से आप रिवाइज कीजिए इस जजमेंट को। तो आर्टिकल किसका प्रयोग करेगा? 137 का प्रयोग करेगा। 137 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने रिवाइज कर लिया, बोले नहीं मैं नहीं अपने फैसले को बदलूंगा, जो फैसला सुनाया गया है वो बिल्कुल सही है। और कितनी लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट यानी कि आजीवन कारावास की सजा सही है। तो भी उसको तो बेचारे को तो लगेगा ना। हालांकि ऐसा कभी नहीं होगा, इतना अन्याय नहीं होता कोर्ट्स में जितना मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ भी ना हुआ और 10-15 साल की और लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट हो जाए थप्पड़ के केस में, ठीक है। तो एनीवे एग्जाम्पल है ये। अब ये तो उसके पास क्या विकल्प है? रिवाइजरी भी फाइल हो गई। अब रिवाइजरी में भी उसको न्याय नहीं मिला तो वो कौन सी फाइल करेगा? क्यूरेटिव पिटीशन। वो कौन सी फाइल करेगा? क्यूरेटिव पिटीशन। और मान लीजिए क्यूरेटिव पिटीशन भी सुन लिया गया, उसमें भी कोई इसका न्याय नहीं मिला, एक और पिटीशन है, मर्सी पिटीशन। दया याचिका।
कौन सी वाली? जेठालाल वाली नहीं, दया याचिका। ठीक है, तो दया, लेकिन ये दया याचिका जो शक्ति है ये सुप्रीम कोर्ट की नहीं, ये राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति और राज्यपालों की शक्ति है। ये अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 161 हम डिस्कस करेंगे जब, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की और अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की। अब देखना पड़ेगा कि थप्पड़ कौन से कानून से मारा, राज्य का है या केंद्र का। तो यदि राज्य का होगा तो भी फिर गवर्नर, और यदि केंद्र का होगा तो खैर ये वाला हिस्सा तो बाद में पढ़ेंगे। ये है आपका क्यूरेटिव पिटीशन। अब आ गया पिटीशन के बाद किधर वाला, कौन सा लें, कौन सा बच गया? अभी तो बहुत बचे हुए हैं लगता है। हाँ, एडवाइजरी टू इंस्ट्रक्शन भी लिख लीजिए। अरे एडवाइस के लिए जाओ, कहाँ जा रही हो? पानी पीना, बिना एडवाइस के जा रही है। किधर है सलाहकारी? ये रहा। संविधान के अनुच्छेद 143 में एक्चुअल में देखिए ये शक्ति राष्ट्रपति की, लेकिन अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। शक्ति किसकी है? राष्ट्रपति की। और उस क्षेत्राधिकार का प्रयोग कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। जैसे मैंने अनुच्छेद 1998 में बताया था, तृतीय न्यायाधीश मामला चर्चा की थी ना, 143 से राय मांगी थी। एक्चुअल में हमारे संविधान का अनुच्छेद 143 कहता है कि राष्ट्रपति को यदि कहीं पर लगता है कि संविधान की व्याख्या का प्रश्न निहित है, यानी कि इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड, नॉट ओनली द कॉन्स्टिट्यूशन बट आल्सो एनी लॉ, यानी कि कहीं पर कोई विधि का प्रश्न निहित है, कोई कानून है, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति जो व्याख्या है या विचार है किसके? सुप्रीम कोर्ट के विचार के लिए दे सकता है कि भाई आप अपनी राय दीजिए। सुप्रीम कोर्ट की राय मांग सकता है। ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी रिक्वायर्ड, राय मांग सकता है, राय मांग सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति ने कुछ मांगा कि भाई आप हमें सलाह दीजिए, और सुप्रीम कोर्ट के पास अब क्या विकल्प है? सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट से जो मांगा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मैं नहीं दूंगा, कर लो जो करना है। ये भी तो हो सकता है। तो किसमें ऐसा कह सकता और किसमें ऐसा नहीं कह सकता? दो प्रकार के केसेस होते हैं। एक तो ऐसा केस जो आम जनता के हित में, आम जनता के हित में, यानी कि इन द इंटरेस्ट ऑफ द कॉमन पब्लिक, इन द इंटरेस्ट ऑफ द कॉमन पब्लिक, ऐसा कोई मैटर यदि हो, उस मैटर से रिलेटेड कोई सलाह मांगी जा रही है, किससे? राष्ट्रपति मांग रहा सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट को देना बाध्य नहीं, सुप्रीम कोर्ट मना कर सकता है, नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट सलाह देने से मना कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देने से मना कर सकता है। लेकिन यदि कोई ऐसी सलाह एडवाइस मांगी जा रही है जो किसी ऐसी ट्रीटी या एग्रीमेंट से रिलेटेड है, यानी कि कोई ऐसी संधि या समझौते से संबंधित है जो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड का है, जो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड का है, यानी कि प्री इंडिपेंडेंस पीरियड मतलब स्वतंत्रता पूर्व का है, कोई ऐसा समझौता है, कोई ऐसी संधि हुई थी किसी के बीच और उनमें कोई विवाद उत्पन्न हो रहा है, उस विवाद से संबंधित सलाह मांग रहा है कौन? राष्ट्रपति। किससे? सुप्रीम कोर्ट से। तो ये सुप्रीम कोर्ट के लिए सलाह देना बाध्यकारी, बाइंडिंग। सुप्रीम कोर्ट के लिए फिर बाइंडिंग हो जाएगा। अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो सलाह दे दी, अब सलाह राष्ट्रपति क्या माने या
ना माने। भाई इनके ऊपर एक मामले में तो बाध्यकारी हो गया और एक मामले में गैर बाध्यकारी हो गया, पर सुप्रीम कोर्ट की सलाह राष्ट्रपति पर भी बाध्यकारी है या नहीं है? तो इन दोनों मैटर में, इस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह बाध्यकारी नहीं, दोनों ही मैटर में। बाध्यकारी नहीं, नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। ठीक है, इसके अलावा फिर कौन सा बच गया? ये रहा, ये वाला बच गया, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। पढ़ा है, लिखा है ना 129 आर्टिकल नंबर 129 में लिखेगा 2 पॉइंट। सुप्रीम कोर्ट शैल बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। फर्स्ट पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट शैल बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय होगा। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय होगा, इसका मतलब समझ रहे हैं कि जितने भी जजमेंट निर्णय होंगे उनको एक अभिलेख के रूप में, रिकॉर्ड के रूप में रखना होगा और मानना भी होगा। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट शैल हैव द पावर टू पनिश, सुप्रीम कोर्ट शैल हैव द पावर टू पनिश its contempt। सुप्रीम कोर्ट को अपनी अवमानना को दंडित करने का अधिकार होगा। सुप्रीम कोर्ट को अपनी अवमानना को दंडित करने का अधिकार होगा। अब नोट पॉइंट लिखिए। संविधान में न्यायालय की अवमानना को परिभाषित नहीं किया गया है। संविधान में न्यायालय की अवमानना को परिभाषित नहीं किया गया है। न्यायालय की अवमानना को परिभाषित नहीं किया गया है। पहला बिंदु है पॉइंट नोट का। The contempt of the court had not been defined. The contempt of the court had not been defined in the Constitution of India. The contempt of the court had not been defined in the Constitution of India. Second point, to define the contempt of the court, and to provide punishment of the contempt of the court, the Parliament has enacted the Contempt of the Court Act, 1971. The Contempt of the Court Act 1971 न्यायालय की अवमानना को परिभाषित और दंडित करने के लिए, न्यायालय की अवमानना को परिभाषित और दंडित करने के लिए न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 को पारित किया गया है। न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 को पारित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 में, न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 में 2 प्रकार की अवमानना निर्धारित की गई। न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 में 2 प्रकार की अवमानना निर्धारित की गई, 2 प्रकार की अवमानना निर्धारित की गई है। Two types of contempt has been defined
in the Contempt of the Court Act, two types of contempt has been defined in the Contempt of the Court Act 1971. In the Contempt of the Court Act 1971. Next point. ऐसा कोई कार्य, एक मिनट यदि कोई न्यायालय के निर्णय को मानने से इनकार करता है या न्यायालय के निर्णय को लागू करने या करवाने से मना करता है, तो इसे सिविल अवमानना समझा जाएगा। If anyone disobeys the orders of the court, disobey the orders of the Supreme Court, or unable to perform the enforcement of the judgments of the court, unable to perform the enforcement of the judgment of the court, it will be a civil contempt. Next point. If anyone interferes in the conduct of the court, which undermines the dignity of the court, it will be taken as criminal contempt. यदि कोई न्यायालय के कार्यों में हस्तक्षेप करता है या न्यायालयों के कार्यों में हस्तक्षेप करता है जिससे कि या बाधा पहुंचाता है जिससे कि न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचती है, उसे आपराधिक अवमानना समझा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट 1 2 3 वाला जो लिख रहे थे, 1 2 3 वाला जो है ना, वही है ना? हाँ, जो भी हो ठीक है, कंटिन्यू कर 0 पॉइंट व्हाट्सएवर लिखेगा। अधीनस्थ न्यायालय की अवमानना को दंडित करने का अधिकार उच्च न्यायालयों के पास होता है। अधीनस्थ न्यायालयों के अवमानना को दंडित करने का अधिकार उच्च न्यायालयों के पास होता है। The power to punish the contempt of the subordinate courts, resides with the high courts. और लिख लीजिए, काहे परेशान है, और लिखिए न्यायालय की अवमानना
न्यायालय की अवमानना के दंड स्वरूप किसी भी व्यक्ति को अधिकतम 6 माह तक की सजा दी जा सकती है। अधिकतम 6 माह तक की सजा दी जा सकती है। मैक्सिमम 6 months imprisonment can be provided. 6 months imprisonment can be provided to the contempt of the court. सजा इसको अब सुनाई नहीं दे रहा, दिखाई भी नहीं दे रहा, सुनाई भी नहीं दे रहा, ये हाल हो गए। ठीक है, कितने महीने की? 6 माह तक की। बाकी और भी सजा दी जा सकती है, मुर्गा भी बनाया जा सकता है, उल्टा भी लटकाया जा सकता है। ये देखो पहले ही मुर्गा बनने को तैयार हो गई। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, धैर्य रखो, धैर्य रखो। ये याद नहीं है, मैं क्या बोलूंगा। मैक्सिमम 6 months imprisonment can be provided for the contempt of the court. कोई बात नहीं, वो महापागल है, पागल नहीं महापागल है, हैं? कोई नहीं। और सब लिख लिया? ठीक है। हमने यहाँ पर लिखा है कि अनुच्छेद 129 के अनुसार एक तो अभिलेखीय न्यायालय के रूप में कार्य करेगा। इसका मतलब ये है कि इसके जितने भी जजमेंट्स हैं, क्या हो गया, आगे कर लो कुर्सी, मेरे पास इधर ले आओ। परेशान क्यों हो? अभी बहुत दूर तक तुम्हें जाना। ये अभी इस 21 साल में इसका सिलेक्शन हो जाएगा तो कैबिनेट सेक्रेटरी भारत की बनोगी तुम। कैबिनेट सेक्रेटरी जानते हो, देश का सबसे बड़ा आईएएस का पद होता है। उसके ऊपर कुछ पीएम के बगल में ऐसे बैठोगे और सारे मंत्री ऐसे बैठेंगे तुम्हारे सामने, मंत्री तक सारे ऐसे बैठेंगे। कैबिनेट सेक्रेटरी वो पद होता है और वो नॉर्मली 21 या 22 साल में जिसका सिलेक्शन होगा उसी को मिलेगा नॉर्मली। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा संभावना उन्हीं की बनती है। हाँ, क्योंकि 21-22 साल के सिलेक्शन वाले बहुत स्टूडेंट होते हैं, सिर्फ अकेले तुम्हारा थोड़ी होगा हैं। तो अब तुम्हारा आपस में भी तुम लोगों की साइकोलॉजिकल वार चलेगा, इसको ना बना देंगे। और गलती से इसी क्लास के निकल गए तो तब तो महायुद्ध होगा, महायुद्ध। ठीक है, तो इसलिए धैर्य पूर्वक, कोई बात नहीं, बहुत लंबा रास्ता है अभी तो। कसमें, वादे, प्यार, वफा, पता नहीं क्या क्या होगा और सब कुछ फिर बर्बाद होगा। एक ये कहाँ 2 बहनें थी यहाँ, कन्याएं बैठी हैं, बहनें। हाँ, तो 2 ये कन्याएं हैं, इनकी उसमें से मुझे 2 बहनों को मैंने लोगों को कहानी बताया था शायद, 2 बहनें मुझे याद आ जाती हैं। और वो बहनें दिल्ली में रहती थी और चूंकि बहनें हैं, एक ही माँ बाप के हैं, तो स्वाभाविक से एक ही रूम पे रहेंगी। बहुत लड़ती थी, भयानक रूप से लड़ती थी। और बाद में दोनों एक साथ आईएएस बने, एक साथ। आपके यूपी में ही कहीं पर पोस्टेड होंगी, हो सकता है, मे बी पॉसिबल। ठीक है, अब मैं जाकर के उनके रूम में लड़ाई नहीं देखता था, बट जो मुझे भी पता चलता था कि भाई चूंकि कहीं ना कहीं से कोई, हर बंदा कहीं ना कहीं से कनेक्टेड होता है। हर बंदा कहीं ना कहीं से कनेक्टेड होता है, तो उससे जो है पता चल जाता है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं। तो क्या समझा रहा था मैं, कहाँ बात पहुंच गई? हाँ, आर्टिकल 129, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अभिलेखीय न्यायालय के रूप में कार्य करेगा, यानी कि इसके जो दस्तावेज हैं, इसके जो निर्णय हैं, वो हर जगह संजो करके रखे जाएंगे, क्योंकि इन्हीं के आधार पर ही तो हाई कोर्ट सुनवाई करता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था पहले ये बताओ?
सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था ठीक है हम स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो है सभी को मानना बाध्यकारी होता है, सिर्फ हमें नहीं कोर्ट्स को भी मानना बाध्यकारी होता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को दरकिनार नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज इसमें यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का यदि निर्णय कोई नहीं मानेगा तो उसको सुप्रीम कोर्ट को दंड करने का भी अधिकार, कंटेम्प्ट टू पनिश ऑफ इट्स कंटेम्प्ट, यानी कि अपने अनादर का, न्यायालय की अवमानना। अब सवाल यह है कि न्यायालय की अवमानना है क्या? तो न्यायालय की अवमानना शब्द, ये कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, ये डिफाइन नहीं किया गया। ये जो अनुच्छेद 129 में पढ़ रहे हैं, यही अनुच्छेद 215 में हाई कोर्ट को भी यही पावर है, सेम पावर है। अनुच्छेद 215 में ये सेम पावर है, यानी कि वो भी अपने अवमानना को दंडित कर सकता है। तो दंड का अधिकार तो ये तो दिया गया कि दंडित कर सकता है, पर दंड अवमानना है क्या ये परिभाषित नहीं किया गया, और ना ही इसका दंड कितना होगा ये भी दिया गया। तो 1971 में संसद ने एक विधि पारित की है, उसमें न्यायालय की अवमानना को दो रूपों में डिफाइन किया है, एक सिविल अवमानना और एक आपराधिक अवमानना। सिविल अवमानना यानी कि जैसे कोई यदि नहीं मानता है उनकी बातों को, या उसको किसी को सचिव को कहता है कि भाई ये लागू करवाओ, या लागू नहीं करता तो सिविल अवमानना मानी जाएगी। लेकिन कोई ऐसा जैसे सुप्रीम कोर्ट के या कोर्ट के कार्यों में बाधा पहुंचाता है, इंटरफेयर करता है, इंटरफेयर करने का या समय जाया करने का प्रयास करता है, तो ये माना जाएगा कि ये क्रिमिनल क्या है, क्रिमिनल अवमानना है, और सुप्रीम कोर्ट को दोनों ही मामलों में दंडित करने का अधिकार होगा। हमने लिखा, मैंने अभी बताया 129 में किसको अधिकार है, और एक्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को, अनुच्छेद 215 और एक्ट के अनुसार किसको, हाई कोर्ट को। लेकिन इस कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट 1971 के अनुसार जो सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं, उन सबऑर्डिनेट कोर्ट की यदि अवमानना होती है तो उसको दंड देने का अधिकार हाई कोर्ट को है। ठीक है, उसका दंड देने का अधिकार हाई कोर्ट को। ये आपका कंटेम्प्ट ऑफ द मिस कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड वाला हो गया। और कौन सा बचा? फर्स्ट वॉच डॉग। वॉच डॉग को वॉच ही रहने दीजिए, डॉग में मत कन्वर्ट कीजिए इसको। हम ना किधर गया वॉच डॉग? हाँ, ये मैंने यहां पर लिखा है वॉच डॉग जुरिस्डिक्शन। वॉच डॉग यानी क्या मतलब? वैसे तो इसका शाब्दिक अर्थ पे जाए तो क्या होगा? ऐसा कुत्ता जो देखता रहता है। कुत्ते इसीलिए रखे जाते हैं ना। पर यदि इसका इनहेरेंट मीनिंग पर यदि देखें तो वॉच डॉग यानी कि प्रहरी। वॉच डॉग को क्या कहा जाता है? प्रहरी। यानी कि सिंपल सा जो किसी की रखवाली करता है वो वॉच डॉग कहलाता है, यानी कि प्रहरी कहलाता है। प्रहरी का मतलब पहरा देने वाला कि कुछ गड़बड़ ना होने पाए। अब सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ पर हाईएस्ट कोर्ट है, और हाईएस्ट कोर्ट की जिम्मेदारी है कि देश में कुछ अन्याय ना होने पाए, देश की संविधान के मूल्यों की रक्षा हो सके, और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा हो सके इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट और विशेषकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को कुछ शक्तियां हैं, वो कई मामलों में जो संविधान में उनको प्रत्यक्ष रूप से अधिकार नहीं दिए गए या प्रत्यक्ष रूप से शक्तियां नहीं दी गई, उन शक्तियों का भी सुप्रीम कोर्ट ने प्रयोग किया है। और इसीलिए कि संविधान की रक्षा करने के लिए, देश की आम जनता के संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए, टू प्रोटेक्ट द सेफगार्ड्स द डेमोक्रेटिक वैल्यूज, सुप्रीम कोर्ट ने कई कॉन्सेप्ट को इजाद किया है जो दुनिया भर में पाए जाते हैं। सिर्फ हमारे देश में नहीं, दुनिया भर में वो पाए जाते हैं। उसमें से एक कॉन्सेप्ट है जुडिशियल रिव्यू का। डायरेक्टली जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 21 में भी नहीं लिखा हुआ, तो हमने जुडिशियल रिव्यू डिस्कस किया हुआ है, हम लोगों ने किया है ना। तो कैसे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर को एनलार्ज किया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को, विधि की विधिवत प्रक्रिया को लेकर के आया। जुडिशियल एक्टिविज्म अभी हमने डिस्कस नहीं किया है। जुडिशियल एक्टिविज्म यानी कि न्यायिक सक्रियता को भी डिस्कस करेंगे, और पीआईएल के भी कॉन्सेप्ट को डिस्कस नहीं करेंगे। पीआईएल का कॉन्सेप्ट, जुडिशियल एक्टिविज्म कोई ऐसा एक केस नहीं है जिसमें ये कहा सके कि बस यहीं से उद्भव हुआ, पर विशेष रूप से यहीं से माना जाता है कि इसका भी उद्भव इस केस से इसका भी उद्भव हुआ, विशेष रूप से माना जाता है। लेकिन हुसैन आरा खैतून केस के माध्यम से ओरिजिनली इसकी उत्पत्ति हुई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की, यानी कि जनहित याचिका की। ये क्या है इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेंस का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं इन तीनों टॉपिक से, बाकी से बने चाहे न बने, इनसे जरूर बनते हैं। ठीक है, जो संविधान में नहीं दिया गया वहीं से बनते हैं। इसके अलावा एक आपका बिंदु रह गया ये वाले, ये अन्य शक्तियां मैंने लिखी, अन्य शक्तियां। तो ये अन्य शक्तियों में एक एक बिंदु आप लिखते चलिए। कितना टाइम हो गया? बहुत टाइम हो गया क्या?
टाइम ज्यादा हो गया। हाँ, आधा घंटा लग जाएगा। 1 2 3, हाँ आधा घंटा तो लग जाएगा। ना समझना हो तो ऐसे ही लिखना हो तो अलग बात है। चलो कोई नहीं, कल हम करेंगे। और कल हाई कोर्ट में मुश्किल से 1 घंटा लगेगा, नॉट मोर देन दैट, क्योंकि सिद्धांत हम सब पढ़ चुके हैं, वही सेम होगा। तो हाई कोर्ट में मुश्किल से 1 घंटा, इसमें आधा घंटा, और प्लस इसके साथ साथ ट्राइब्यूनल्स। सबऑर्डिनेट कोर्ट नहीं पढ़ना, सबऑर्डिनेट कोर्ट स्टेट वाइज वेरी करते हैं, तो सुप्रीम उसके लिए जरूरी है। ट्राइब्यूनल्स को विशेष रूप से हमें पढ़ना है, ट्राइब्यूनल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक वो पढ़ेंगे, नालसा का कॉन्सेप्ट। हाँ, आर्टिकल 39A 39 है नालसा का कॉन्सेप्ट। तो और वो नालसा के तहत ही लोक अदालतों का कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, लोक अदालत का कॉन्सेप्ट। दैट मीन्स कल जुडिशरी का टॉपिक भी हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है।